ठीक है। और जो कल वाले जो लेक्चर्स हैं, कल वाले लेक्चर्स लेक्चर 10 और लेक्चर 11 दोनों आज अपलोड होंगे, और ये लेक्चर 12 भी आज ही मैं बोल दूंगा उनको, तो आज ही अपलोड कर देंगे। ठीक है, तो चिल रहना, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं, मैं भूला नहीं हूँ। जो भी लेक्चर्स अपने अपलोड नहीं हुए वो अपलोड हो जाएंगे आज की डेट में। और एटलीस्ट पीपीटीज तो तुमको आज आज मिल जाएंगे, जो नोट्स हैं अपने वो तुमको आज आज में मिल जाएंगे, तीनों लेक्चर्स के, आज के और लास्ट 2 लेक्चर के जो पेंडिंग है। ठीक है, तो देखो कल अपन ने जो सीखा था, याद हो अगर किसी को तो, अच्छा मैं जो जो मैं चीजें पूछूं वो मेरे को बताते जाना। ठीक है, अगर तुम लोगों को याद है तो बताते जाना। कल अपन ने लिवर के बारे में पढ़ा था, लिवर में बाइल जूस के बारे में, हेपेटोपेनक्रियाटिक डक्ट और ये सारी चीजों के बारे में अपन ने पढ़ा, हेपेटोसाइट्स के बारे में अपन ने पढ़ा। ठीक है, बाइल जूस के कंपोजिशन के बारे में भी हमने पढ़ा था, उसके पीएच के बारे में भी हमने पढ़ा था। तो ये सारी चीजें कल हमने पढ़ी थी, कल हमने डिस्कस की थी। ठीक है, तो अब कल वाले लेक्चर से मेरे कुछ क्वेश्चंस हैं, उन क्वेश्चंस के आंसर देना। ठीक है, मुबाशरा जरा ध्यान से सुनना। हाँ, तो बताओ भाई, जो मैं पूछ रहा हूँ वो बताते जाना मुझे। अच्छा, ये जो डक्ट जो तुम देख रहे हो, ये वाली डक्ट और ये वाली डक्ट, इन डक्ट के नाम बताओ भाई, कौन बताएगा? रेज योर हैंड फटाफट से। दिस इज जस्ट लाइक अ क्विज। हम लोग आज एक क्विज खेल रहे हैं, ये मान के चलो थोड़ी देर के लिए। जल्दी बताओ, कौन बताएगा ये दोनों डक्ट कौन सी हैं? ओके आस्था, यस आस्था। हिपैटिक डक्ट। हेपेटिक डक्ट, बिल्कुल सही बात है भाई। दोनों ही कौन सी डक्ट्स हैं भाई? हेपेटिक डक्ट्स हैं। ठीक है, मैं लेबल कर देता हूँ यहाँ पे। और किसी ने कोई आंसर क्यों नहीं दिया भाई? समझ में नहीं आया था या क्या रीजन था भाई? 3 या 4 बार समझा चुका हूँ। ठीक, चलो। उसके बाद ये दोनों हेपेटिक डक्ट हैं। दोनों हेपेटिक डक्ट यहाँ पर ज्वाइन होकर के एक सिंगल डक्ट में कन्वर्ट हो गई, इसको क्या बोलते हैं हम? कॉमन हिपैटिक डक्ट। कॉमन हेपेटिक डक्ट। ओके, अब दीपाली ने हैंड रेस किया है। अगला क्वेश्चन दीपाली से, कॉमन हेपेटिक डक्ट। ठीक है, अच्छा ये जो देख रहे हो तुम्हें ट्रांसपेरेंट ट्रांसपेरेंट सा जो दिख रहा है वो स्टमक है, देख पा रहे हो? ये यहाँ पे स्टमक लिखा हुआ है। यस। हाँ, तो एक्चुअली क्या है, जैसे ये स्टमक है, स्टमक के पीछे अपना पेनक्रियाज है, तो इसलिए स्टमक को ट्रांसपेरेंट बना दिया जिससे अपन पेनक्रियाज देख पाए, है ना? ठीक है, तो स्टमक के जस्ट पीछे पेनक्रियाज होता है। लोकेशन में अभी तुमको लिखकर मैंने आगे अगली स्लाइड्स में लिखी भी हुई है, तो वो तुमको मिल जाएगी। ठीक, अब अगला क्वेश्चन दीपाली से। हाँ दीपाली, तूने हैंड रेस किया था, डाउन क्यों कर लिया? कहाँ गई दीपाली? ओके, ठीक है, अनम्यूट कर ले दीपाली। यस सर। ओके, चलो। ओके, तो ये कॉमन हेपेटिक डक्ट। अच्छा, ये क्या है भाई? ये गॉल क्या? ब्लैडर। गॉल ब्लैडर। ओके, ठीक है। अच्छा, ये क्या है भाई? सिस्टिक डक्ट। ओके, गॉल ब्लैडर की डक्ट है, इसको ही हम सिस्टिक डक्ट बोल रहे हैं। देखो यहाँ पर अगर तुम देखोगे इसको, तुम्हारे लिए अगर मैं जूम करूं, देखो जूम होता है क्या ये? जूम नहीं होगा यार। हाँ हुआ ना जूम। देखो यहाँ पर ये जो चीज तुम देख रहे हो, देखो ये देख रहे हो, इधर ये अपना स्टमक है, स्टमक के पीछे की तरफ पेनक्रियास है। ठीक है, चलो अपन आगे देखते हैं। ये क्या है? सिस्टिक डक्ट, बिल्कुल सही बताया भाई। गॉल ब्लैडर की डक्ट को हम और क्या बोलते हैं भाई? सिस्टिक डक्ट बोलते हैं। ठीक है, अच्छा, सिस्टिक डक्ट और कॉमन हिपैटिक डक्ट एक जगह आकर के ज्वाइन हो गई यहाँ पर। ये क्या है फिर? बाइल डक्ट। कॉमन बाइल डक्ट या बाइल डक्ट? कॉमन बाइल डक्ट या बाइल डक्ट, दोनों ही चीजें सही हैं। ठीक है, अच्छा, अब देखो ये पेनक्रियास, ये पेनक्रियास की पेनक्रिएटिक डक्ट है। इसी पेनक्रिएटिक डक्ट को मैं और क्या बोलता हूँ भाई? डक्ट ऑफ दीपाली, यस पेनक्रिएटिक सर। मेन पेनक्रिएटिक डक्ट का दूसरा नाम क्या है? मैंने पेनक्रियास में 2 डक्ट बताई थी, कौन कौन सी? भूल गई? डक्ट ऑफ विल्सन। बिल्कुल बिल्कुल, तो जो मेन पेनक्रिएटिक डक्ट है उसको डक्ट ऑफ विल्सन बोलते हैं, और दूसरी डक्ट को क्या बोलते हैं जो एसेसरी डक्ट होती है जो?
जो फंक्शनल नहीं होती? डक्ट ऑफ सेंट्रोनी। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये कौन सी डक्ट है? जो ये मेन पेनक्रिएटिक डक्ट है, जिसको हम डक्ट ऑफ विर्संग बोलते हैं। डक्ट ऑफ विर्संग, ये क्या है? डक्ट ऑफ विर्संग। ठीक है, डक्ट ऑफ विर्संग ने ये कॉमन बाइल डक्ट को ज्वाइन किया और ये क्या बना ली इसने? हिपैटो पैनक्रियाटिक डक्ट। बहुत बढ़िया, हिपैटो। ऐसे आंसर दोगे तो भाई मेरा भी इंटरेस्ट बना रहता है तुमको अच्छा सिखाने में। नहीं अदरवाइज देखो, अगर तुम लोग आंसर नहीं देते तो पता है मैं क्या करता? मैं सिर्फ तुमको एनसीईआरटी बेस्ड पढ़ाता अभी। ठीक है, जब तुम जैसे जैसे तुम आंसर देना स्टार्ट करते, तुम्हारा इंटरेस्ट और अच्छे से बनना स्टार्ट होता ना, उसके बाद मैं तुमको डेप्थ में लेकर के जाता। हेपेटो पैनक्रिएटिक पैनक्रियाटिक डक्ट। डक्ट। ठीक है, ये क्या भाई? हेपेटो पैनक्रिएटिक डक्ट। एक मिनट, इसको सही कर दूं मैं। हेपेटो पैनक्रिएटिक डक्ट हो गई है। ठीक है, ओके। अब यहां पर एक स्फिंक्टर लगा हुआ है, देखो ये, इसको क्या बोलते हैं अपन? हेपेटो पैनक्रिएटिक डक्ट को गार्ड करता है एक स्फिंक्टर, उस स्फिंक्टर को क्या बोलते हैं हम? क्या हुआ दीपाली? ओके, जयेश से पूछते हैं, चलो। यस जयेश। जयेश, जयेश यार तेरी आवाज बहुत ब्रेक हो रही है। स्फिंक्टर बॉडी। तेरी आवाज ब्रेक हो रही है, तू है ना मेरे को टाइप करके भेज दे चैट में, बहुत ज्यादा ब्रेक हो रही है तेरी आवाज। जयेश, तेरी आवाज आना ही बंद हो गई। तो एक काम कर, तू मुझे ना उसमें भेज दे, चैट में भेज दे। कहाँ गया जयेश? भेज रहा है चैट में, भेज आंसर। और कोई बताएगा भाई इस स्फिंक्टर को क्या बोलते हैं? एनीबडी एल्स? इस स्फिंक्टर को क्या बोलते हैं आस्था के अलावा? और कोई? आस्था के अलावा और कोई? अच्छा, किसी ने भेज दिया। हाँ बिल्कुल सही है, आदिति का भी आंसर आ गया। बिल्कुल बिल्कुल, स्फिंक्टर ऑफ ओडाई। बिल्कुल, स्फिंक्टर ऑफ ओडाई। आस्था से इसलिए नहीं पूछा क्योंकि मुझे पता है, वो बता देती। ठीक है, इसका नाम है स्फिंक्टर ऑफ ओडाई। ये पता पैड क्वेश्चंस हैं, इनमें से तुमको कुछ ना कुछ क्वेश्चंस मिलेंगे ही मिलेंगे। 2-3 क्वेश्चन इनको, तुम कोई भी मेडिकल एग्जाम देने जाओ या फिर तुम बायो से रिलेटेड कोई भी एग्जाम दो, इसमें से तुमको क्वेश्चन मिलेंगे ही मिलेंगे, 100% मिलेंगे। स्फिंक्टर ऑफ ओडाई, बिल्कुल जैसे सही है, स्फिंक्टर ऑफ ओडाई। ओके, यहां तक सबको क्लियर है? बोलो। जो अपना पेनक्रियाज है, देखो पेनक्रियाज लीफ लाइक स्ट्रक्चर होता है इसका, एक पत्ती होती है, जैसे एक पत्ती होती है, लंबी सी पत्ती होती है, उसके जैसा स्ट्रक्चर है इसका। ठीक है, अच्छा। ये सब जो स्फिंक्टर ओडाई के थ्रू जो कॉमन जो हेपेटोपेनक्रिएटिक डक्ट है, वो स्फिंक्टर ऑफ ओडाई के थ्रू कहाँ खुल रही है? स्मॉल इंटेस्टाइन में। और स्मॉल इंटेस्टाइन के भी किस पार्ट में? डियोडिनम वाले पार्ट में। दूसरे पेन से लिखता हूं, स्मॉल इंटेस्टाइन के भी कौन से पार्ट में? डियोडिनम वाले पार्ट में। बोलो, समझ में आया? ओके, ठीक है, स्मॉल इंटेस्टाइन के भी किस पार्ट में? डियोडिनम। तो अब अगर मैं तुमसे ये पूछूं कि स्मॉल इंटेस्टाइन में या स्पेशली डियोडिनम में क्या क्या सीक्रेशन पहुंच चुका है, बताओगे? डियोडिनम वाले पार्ट को क्या क्या सीक्रेशन मिल चुके हैं, क्या क्या चीजें, कौन कौन से जूसेस मिल चुके हैं अब तक? बोलो जल्दी से। ओके, बाइल और बाइल जूस और पैनक्रिएटिक जूस। एंजाइम नहीं आती थी, पैनक्रिएटिक जूस। पैनक्रिएटिक जूस में पैनक्रिएटिक एंजाइम है, उनके बारे में भी अपन बात करेंगे।
बाइल जूस और पैनक्रिएटिक जूस, बिल्कुल सही है चैतन्य, तेरा भी बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। बाइल जूस एंड पैनक्रिएटिक जूस, ये दोनों जूसेस यहाँ पे अपने को मिल चुके हैं, ठीक है। अच्छा, गॉल ब्लैडर का फंक्शन क्या था ये और बता दो जल्दी से फटाफट से, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ गॉल ब्लैडर? अच्छा, इसमें चैट में आंसर आ भी गया, स्टोर्स बाइल, बिल्कुल भाई, बाइल जूस को स्टोर करने का काम करता है। अपूर्व, कोई दिक्कत है या आंसर देना था? अब तो आंसर आ गया। ये छोटे छोटे क्वेश्चन है, उनके आंसर तो तुम चैट में दे दिया करो, ठीक है। यहां तक क्लियर है सभी को? हाँ कोई बात नहीं अपूर्व, कोई बात नहीं, ओके। चलो फिर अपन आगे चलते हैं। देखो बाइल जूस का अपन ने कंपोजिशन पढ़ा था, बाइल जूस में सॉल्ट्स होते हैं, बाइकार्बोनेट सॉल्ट्स होते हैं बाइल जूस में। वो क्या करते हैं कि स्टमक से जो फूड इंटेस्टाइन में आ रहा है, स्मॉल इंटेस्टाइन में, ड्यूडिनल वाले पार्ट में आ रहा है, वो फूड कैसा है, कायम है, वो एसिडिक फूड है, तो वो उसको न्यूट्रलाइज कर देता है। उसका पीएच जो होता है बाइल जूस का 7.2 7.4 होता है। एक फंक्शन तो ये था इसका। दूसरा फंक्शन क्या था कि इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट करता है। इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट का मतलब क्या है कि बड़े बड़े फैट ग्लोब्यूल्स को छोटे छोटे फैट ग्लोब्यूल्स में, छोटे छोटी फैट ड्रॉपलेट्स में तोड़ने का काम, ब्रेक डाउन ऑफ फैट ग्लोब्यूल्स, ठीक है। दूसरा फंक्शन इसका ये था, न्यूट्रलाइज करना था इसका। अच्छा, एक चीज और बताता हूं तुमको जो शायद कल रह गई है या फिर अपन ने डिस्कस की होगी तो अपन ने लिखी नहीं है शायद, कि बाइल जूस में किसी भी तरीके का कोई भी एंजाइम नहीं होता, ठीक है। क्या हमने डिस्कस किया था ये पॉइंट कि बाइल जूस में किसी भी तरीके का कोई भी एंजाइम नहीं होता? बोलो जल्दी से, क्या ये पॉइंट डिस्कस था क्या हमारा? बताया था या ये मैंने तुम लोगों को? हाँ, तो ये याद रखना भाई कि बाइल जूस, ये क्वेश्चन पूछा जाता है, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट कंटेन एनी एंजाइम। उसमें तुमको पैनक्रेटिक जूस दिया होगा, बाइल जूस दिया होगा, सक्कस एंटेरिकस दिया होगा तुमको, सलाइवा दी होगी, ये चार ऑप्शंस दिए होंगे, ठीक है। ये चार ऑप्शन दिए होंगे। तो सलाइवा में तुमको पता है कौन सा एंजाइम होता है? बोलो जल्दी से फटाफट से, मैसेज करो जल्दी मुझे, चैट में भेजो, सलाइवा में कौन सा एंजाइम होता है? इतना टाइम नहीं लगना चाहिए भाई, जल्दी। सेलेवरी अमाइलेज, बिल्कुल सही है जयेश, जिसको हम टाइलिन भी बोलते हैं, ठीक है। फिर पैनक्रियाज में तो ढेर सारे एंजाइम है, अभी बताऊंगा मैं तुमको कौन कौन से एंजाइम है। सक्कस एंटेरिकस के बारे में जानते हो क्या होता है? अगर नहीं पता तो लोड मत लेना, अभी बताऊंगा भाई, इसी लेक्चर में अपन डिस्कस करेंगे सक्कस एंटेरिकस क्या होता है। इसके बाद बच गया बाइल जूस। तो बाइल जूस के अंदर कोई भी एंजाइम नहीं है। बाइल जूस के अंदर बाइल पिगमेंट्स हैं, बाइल सॉल्ट्स हैं। बाइल सॉल्ट्स क्या करते हैं भाई? बाइल सॉल्ट्स जो है पीएच को मेंटेन करने का काम करते हैं। जो एसिडिक फूड मटेरियल आ रहा है स्टमक से, जो काइम जो आ रहा है, जिसको हम काइम बोल रहे हैं, उसको न्यूट्रलाइज कर रहे हैं, ठीक है, बाइल सॉल्ट्स। और जो बाइल पिगमेंट्स हैं वो क्या कर रहे हैं? वो इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट का काम कर रहे हैं। तो इतनी चीजें हैं, इतना अगर हमको आता है तो हम आगे बढ़ सकते हैं आगे, ठीक है। चलो आगे चलें फिर। यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो पूछो भाई। आज वाले कल वाले लेक्चर में दोनों को मिला करके या उससे पहले वाले लेक्चर को मिला करके किसी को कोई भी प्रॉब्लम है तो अभी पूछ लो। नहीं है मतलब मैं आगे बढ़ सकता हूं? चलो, तो अब हम पैनक्रियाज के बारे में बात करते हैं। पैनक्री किसी का कोई मैसेज आया हुआ है? सर प्लीज एक्सप्लेन द फंक्शन ऑफ बिलिरुबिन अगेन। ओके, देखो बिलिरुबिन और बिलिवर्डिन दो पिगमेंट्स हैं, ठीक है। बिलिरुबिन जो क्या कर रहा है, बिलिरुबिन स्पेशली कलर प्रोवाइड कराने का काम कर रहा है भाई। अपना जो स्टूल होता है, जो डिफिकेशन वाला जो मटेरियल होता है, उसको जो कलर मिलता है, येलो ग्रेस कलर जो मिलता है, वो मिलता है बिलिरुबिन की वजह से, ठीक है। दूसरा होता है बिलिवर्डिन, है ना। तो बिलिरुबिन और बिलिवर्डिन दोनों मिलकर के एक काम और करते हैं। बिलिरुबिन और बिलिवर्डिन मिलकर के दोनों एक काम और करते हैं। क्या करते हैं वो? इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट, ठीक है। तुम एक काम करो, अलग अलग याद मत रखो, तुम ऐसे याद रख लो कि बाइल पिगमेंट्स होते हैं, दो बाइल पिगमेंट्स होते हैं, बिलिरुबिन एंड बिलिवर्डिन। और बिलिरुबिन एंड बिलिवर्डिन दोनों बाइल पिगमेंट्स का मिलकर के काम क्या है? इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट करना। अभी ठीक है दीपाली, ऐसे याद रख सकते हो? ऐसे याद रख सकते हो? ओके, चलो आगे बढ़े।
तो अपन बात कर रहे थे पैनक्रियास के बारे में, तो देखो यहाँ पे पैनक्रियास की बात करते हैं। पैनक्रियास कैसा ऑर्गन है भाई? एक ऐसा ऑर्गन है जो डाइजेस्टिव सिस्टम में भी आता है और एंडोक्राइन सिस्टम में भी आता है। एंडोक्राइन सिस्टम के बारे में मैंने तुमको बताया, आगे भी डिस्कस करने वाले हम एंडोक्राइन। एंडोक्राइन सिस्टम मतलब जो हमारा हार्मोनल सिस्टम होता है ना, कौन सा हार्मोन कहाँ से सीक्रेट हो रहा है, ठीक है, किस हार्मोन का क्या काम है, वो सारी चीजें हम एंडोक्राइन सिस्टम में पढ़ते हैं। एंडोक्राइन ग्लैंड्स होती हैं जो हार्मोन सीक्रेट करती हैं, तो वो सारी चीजें हम उसमें पढ़ेंगे। तो पैनक्रियास जो है, पैनक्रियास डाइजेस्टिव सिस्टम का भी पार्ट है और एंडोक्राइन सिस्टम का भी पार्ट है। कल किसी ने मुझे मैसेज भी किया था, आई डोंट नो, मुझे याद नहीं है क्योंकि नंबर मेरे पास सेव नहीं है। व्हाट्सएप पे मुझे मैसेज आया था, किसी ने पूछा भी था कि सर पैनक्रियास कैसी ग्लैंड है, तो मैंने आंसर में भी दिया था, आंसर बताया था कि मिक्स्ड ग्लैंड या हेक्टोक्राइन ग्लैंड है, दिया था आंसर। क्या वो व्यक्ति यहाँ पर है जिसने मुझसे ये क्वेश्चन पूछा था? अगर है तो यस और नो कर दो। अच्छा, आस्था ने पूछा था, ओके आस्था, ओके ओके ओके, ठीक है। तो पैनक्रियास कैसी है भाई? मिक्स्ड ग्लैंड है, हेक्टोक्राइन ग्लैंड बोलते हैं। एक मिनट, ठंडी लगने लग गई यार, नाक बंद होने लग गई। ओके, तो पैनक्रियास कैसी ग्लैंड है? हेक्टोक्राइन ग्लैंड है ना? क्यों है भाई? देखो यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है भाई, डाइजेस्टिव सिस्टम का भी पार्ट है भाई। एक मिनट, कलर चेंज करें भाई। देखो डाइजेस्टिव सिस्टम का भी पार्ट है और एंडोक्राइन सिस्टम का भी पार्ट है, दोनों ही सिस्टम का पार्ट है, ठीक है। इसलिए इसको अपन क्या बोलते हैं? हेक्टोक्राइन ग्लैंड, ठीक। मतलब ये ग्लैंड कैसी है? एक्सोक्राइन भी है और एंडोक्राइन भी है, ठीक है। अच्छा, इसकी लोकेशन कहाँ है? एब्डोमिन में होती है, बिहाइंड द स्टमक। एब्डोमिन में होती है, बिल्कुल स्टमक के पीछे होती है भाई। इस वाले में अपन देख सकते हैं, ये अपना स्टमक है, ये ट्रांसपेरेंट सा जो तुमको दिख रहा है वो क्या स्टमक है, स्टमक के जस्ट पीछे होती है ये, ठीक है। पैनक्रियास जो होता है वो कहाँ होता है? स्टमक के पीछे, ठीक। उसके बाद जो चीज मैंने तुमको बताई कि भाई इसका नेचर एंडोक्राइन भी है, एक्सोक्राइन भी है, ठीक है। एंड एज अ एंडोक्राइन ग्लैंड ये क्या क्या सीक्रेट करती है और इसका फंक्शन क्या क्या है, थोड़ा सा देख लेते हैं यहाँ पे, केवल इंट्रोडक्शन देख लेते हैं, बाकी अपन डिटेल में एंडोक्राइनोलॉजी में ही पढ़ेंगे कि एज अ एंडोक्राइन ग्लैंड ये कुछ हार्मोन सीक्रेट करती है। कौन कौन से हार्मोन सीक्रेट करती है भाई? ये हार्मोन सीक्रेट करती है लाइक इंसुलिन सीक्रेट करती है, ग्लूकेगॉन सीक्रेट करती है, एक और होता है सोमेटोस्टेटिन, वो भी सीक्रेट करती है, वो अपन वहीं पढ़ेंगे, एंडोक्राइनोलॉजी में पढ़ेंगे। तो इंसुलिन के बारे में तुम सब लोगों ने सुना होगा, बोलो जल्दी से, सुना है या नहीं सुना? कौन बताएगा भाई इंसुलिन का फंक्शन क्या है? रेज योर हैंड, कौन बताएगा? अरे बोलो। ओके, अभिषेक का आंसर आ गया, जयेश का भी आंसर आ गया। ओके, मतलब किस तरीके से कंट्रोल करते हैं शुगर लेवल को? ओके, मान ली भाई तुम्हारी बात मैंने कि भाई शुगर लेवल को कंट्रोल करते हैं, पर किस तरीके से कंट्रोल करते हैं ये शुगर लेवल को? प्रमोट ग्लूकोज मतलब चेतना। एक काम करो, रेज योर हैंड और मुझसे बात करो, बात करके बताओ मुझे, चैट में नहीं, मुझसे बात करके बताओ। रेज योर हैंड, ठीक है, कोई शर्म वाली बात नहीं है, हम सीख रहे हैं। रेज योर हैंड भाई, जिनका नेटवर्क प्रॉपर है, जो बात कर सकते हैं वो रेज योर हैंड। चेतना, अभिषेक, जयेश का नेटवर्क सही नहीं है। ओके अभिषेक, शुगर लेवल जब इंक्रीज होता है तो इसका सीक्रेशन जो है, ये अभिषेक को देख करके ऐसा लगता है कि मैं खुद को पढ़ा रहा हूँ बार बार अभिषेक बोलते हुए। मेरा नाम भी अभिषेक है, इसका नाम भी अभिषेक है। खैर, बहुत समय बाद कोई मुझे मेरे नाम का बंदा मिला है। जब मैं पढ़ा करता था, जब मैं तैयारी कर रहा था, मेरी क्लासेस जब चल रही थी, उस टाइम पे मेरी क्लास में कोई 5-5 अभिषेक हुआ करते थे मुझे मिला करके। उसके बाद फिर मैंने कोई 5-7-10 साल तक मैंने अभिषेक नाम ही नहीं सुना अपने अलावा किसी और का। अब बहुत टाइम बाद मुझे अभिषेक नाम सुनने को मिला है किसी का। खैर, अभिषेक का आंसर है कि व्हेन शुगर लेवल इंक्रीजेस इट्स सीक्रेशन इंक्रीजेस। ओके अभिषेक, बिल्कुल सही बात है। फिर ये क्या करता है भाई? शुगर लेवल इंक्रीज हुए तो इसका सीक्रेशन होने लग गया, इंसुलिन का सीक्रेशन होने लग गया। फिर इसने क्या किया भाई? आस्था, तुझे भी नहीं पता? आस्था, दीपाली, ओके, ये इट इज क्वाइट समथिंग इंटरेस्टिंग।
मुबाशरा का जो आंसर है वो काफी इंटरेस्टिंग है, एनाबॉलिक हार्मोन है। यस मुबाशरा, एनाबॉलिक हार्मोन है। और एनाबॉलिक हार्मोन क्या होते हैं मुबाशरा? मुबाशरा एक बार अनम्यूट कर। नहीं आती थी, एनर्जी में कन्वर्ट नहीं करता। इट इज हेल्पफुल फॉर डायबिटिक पेशेंट्स। ओके, बिल्कुल होता है आस्था। मुबाशरा अनम्यूट करेगी तू? बेटा अनम्यूट करेगी? ओके। हाँ अनम्यूट कर ले मुबाशरा। यस सर। हाँ, क्या होते हैं एनाबॉलिक हार्मोन्स? ग्लूकोज लेवल ऐसा सुना है सर, ऐसा पता नहीं, क्या? सुना है बस ऐसा। अच्छा सुना है। नहीं देख, तेरा आंसर बहुत सही था, बिल्कुल करेक्ट आंसर था। पर ये आंसर जो है काफी हाई लेवल का आंसर है, ये एक्सपेक्ट ही नहीं करता मैं कि भाई कोई दे पाएगा, इसलिए मैंने पूछा तुझसे। ये आंसर बहुत अच्छा है वाकई में। और इसके बारे में हम आगे डिस्कस भी करेंगे, कैटाबॉलिक और एनाबॉलिक चीजों के बारे में। वैसे तो मैंने यहाँ एक्सप्लेन किया हुआ है कैटाबॉलिज्म और एनाबॉलिज्म को, लेकिन इसके बारे में अपन आगे डिस्कस भी करेंगे, फर्दर डिस्कशन अपन करेंगे। यस सर। ठीक है, लेकिन ये काफी अच्छा आंसर था, क्वाइट इंटरेस्टिंग आंसर था ये, और सही भी था ये। यस सर। चलो मैं बता देता हूँ। थैंक यू सर। देखो क्या होता है कि इंसुलिन क्या करता है। देखो जब भी अपन, जैसे अपन ने कुछ खाया, ठीक है, कुछ भी अपन ने खाया पिया, तो क्या होता है कि भाई जैसे अपन खाते पीते हैं, उसके बाद क्या होता है, जैसे अपना डाइजेशन होता है 2 घंटे 3 घंटे में, और एब्जॉर्प्शन चालू होता है। तो अपना जो ब्लड एब्जॉर्प्शन कहाँ होता है, ब्लड के अंदर ही होता है। सारी चीजें कहाँ एब्जॉर्ब होती हैं, ब्लड के अंदर ही एब्जॉर्ब होती हैं, और ब्लड उनको इधर से उधर कैरी करता है। ठीक है, अपनी पूरी बॉडी में ट्रांसपोर्टेशन का काम कौन कर रहा है, ब्लड कर रहा है। चाहे वो गैसेस का ट्रांसपोर्टेशन हो, चाहे वेस्ट मटेरियल का ट्रांसपोर्टेशन हो, चाहे डाइजेस्टेड मटेरियल का ट्रांसपोर्टेशन हो, कौन करता है भाई, ब्लड करता है। तो ब्लड में एब्जॉर्प्शन जैसी बढ़ता है डाइजेस्टेड मटेरियल का, तो क्या होता है कि भाई अपन अपना जो मेजर सोर्स ऑफ जो अपन लेते हैं खाने पीने में, वो अपन ज्यादातर कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, ये सारी चीजें लेते हैं, जिसमें कार्बोहाइड्रेट तो बहुत ज्यादा रिच होता है अपने खाने में। तो वो जो कार्बोहाइड्रेट है उनका एब्जॉर्प्शन कहाँ हो जाता है भाई, ब्लड में। तो ब्लड में क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट के एब्जॉर्प्शन की वजह से ब्लड का ग्लूकोज लेवल बढ़ता है। ब्लड का ग्लूकोज लेवल बढ़ता है। ठीक है, तो अब क्या होगा कि भाई ब्लड में ग्लूकोज का कंसंट्रेशन बढ़ेगा, तो ब्लड का ग्लूकोज जैसे बढ़ना चालू होगा, तो क्या होगा कि भाई, क्या होगा भाई, ब्लड के ग्लूकोज लेवल बढ़ने से देखो बहुत सारी बीमारियां हो सकती हैं। अगर ब्लड ग्लूकोज लेवल बढ़ रहा है और उसे अगर अपन ने कम कंट्रोल नहीं किया, तो बहुत सारी बीमारियां हो सकती हैं। ठीक है, ब्लड का कंसंट्रेशन भी बढ़ जाता है, ब्लड थिक भी हो सकता है भाई, तो सर्कुलेशन में भी प्रॉब्लम हो सकती है ब्लड के। तो इसलिए ब्लड के ग्लूकोज लेवल को मेंटेन करना बहुत जरूरी है। तो जब भी ब्लड में ग्लूकोज लेवल बढ़ेगा, उस वक्त इंसुलिन हार्मोन सीक्रेट हो जाता है। ठीक है, पेनक्रियास क्या करेगा, इंसुलिन हार्मोन सीक्रेट करेगा। तो इंसुलिन हार्मोन क्या करता है, उस एक्स्ट्रा ग्लूकोज को, जो हमारे ब्लड में जो एक्स्ट्रा ग्लूकोज है, उस ग्लूकोज को कन्वर्ट कर देता है ग्लाइकोजन में। किसमें कन्वर्ट कर देगा, ग्लाइकोजन में। और वो ग्लाइकोजन कहाँ स्टोर हो जाता है, लिवर में और हमारे मसल्स में। समझ में आई बात? से यस और नो। वो ग्लूकोज कहाँ स्टोर हो जाएगा भाई, वो ग्लूकोज कन्वर्ट हो जाएगा ग्लाइकोजन में, और ग्लाइकोजन स्टोर हो जाता है हमारे मसल्स और लिवर में। समझ में आई बात? मतलब अगर मैं कंक्लूड करना चाहूं अपनी बात को, तो जैसे ग्लूकोज है, ठीक है, एक्स्ट्रा ग्लूकोज है, इसके ऊपर काम करेगा इंसुलिन हार्मोन, ये ग्लूकोज को कन्वर्ट कर देगा किसमें, ग्लाइकोजन में। और ये ग्लाइकोजन कहाँ स्टोर हो जाएगा, लिवर या मसल्स में स्टोर हो जाएगा। ठीक है, अच्छा, जब अपना ब्लड ग्लूकोज लेवल कम होगा, तब की बात अपन करते हैं। अब ब्लड ग्लूकोज लेवल कम होने पे क्या होगा। अच्छा, मैंने एक हार्मोन तो तुमको इंसुलिन बता दिया, दूसरा हार्मोन है ग्लूकेगॉन। ये क्या करेगा भाई, ये दोनों हार्मोन एक दूसरे के जस्ट अपोजिट हैं, एंटागोनिस्टिक है। ऐसे हार्मोन जो एक दूसरे से उल्टा काम करते हैं, उनको हम बोलते हैं एंटागोनिस्टिक हार्मोन। ठीक है, तो अब ग्लूकेगॉन क्या करेगा भाई, जैसे ही अपना ब्लड ग्लूकोज लेवल कम होना चालू हुआ, जैसे अपन फास्ट करते हैं, अपन व्रत रखते हैं, उपवास रखते हैं,
तो उपवास में क्या होता है, व्रत रखते हैं, उपवास रखते हैं, रोजे रखते हैं, तो उनके अंदर क्या होता है कि भाई अपन कुछ खाते तो है नहीं, तो क्या होता है उस कंडीशन में क्या होता है कि अपना ब्लड ग्लूकोज लेवल जो है डाउन चला जाता है। अच्छा, ब्लड ग्लूकोज लेवल डाउन जाना भी बहुत खतरनाक है। अगर एक सर्टेन लेवल से नीचे ब्लड ग्लूकोज लेवल पहुंच गया तो भाई अपनी डेथ हो सकती है, ठीक है, अपनी डेथ तक हो सकती है। ब्रेन को अगर ग्लूकोज सप्लाई बंद हो गई तो भाई ब्रेन डेड हो जाएगा। एक मिनट रुकना, हाँ, लाइट चली गई है, मैं मोबाइल नेटवर्क से कनेक्ट करता हूँ। क्या नाम है उसका? हेलो, आवाज आ रही है मेरी? बच्चों मेरी आवाज आ रही है? ओके, एक्चुअली क्या हुआ, लाइट चली गई ना, तो वो फिर वाईफाई का कनेक्शन चला गया था, इसलिए। ठीक है, चलो 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 आगे देखते हैं। अच्छा देखो, 10 मिनट में अपना लेक्चर खत्म हो जाएगा, तो सबको रिज्वाइन करना है, ठीक है, सेम लिंक से सब लोग रिज्वाइन करेंगे। ओके, देखो, तो मैं बात कर रहा था इंसुलिन और ग्लाइकेगॉन हार्मोन की बात कर रहा था मैं। तो मैं बता रहा था तुमको कि वही जब भी अपन जैसे फास्ट रखते हैं, उपवास रखते हैं, व्रत रखते हैं, रोजे रखते हैं, तो उसमें क्या होता है, अपना ब्लड ग्लूकोज लेवल कम होने लगता है। अच्छा, ब्लड ग्लूकोज लेवल एक सर्टेन अमाउंट से कम चला गया, अगर 40 से नीचे चला गया, तो क्या होता है कि भाई अपन कोमा में जा सकते हैं, क्योंकि अपने ब्रेन को ग्लूकोज की सप्लाई बंद हो जाती है। तो उस केस में, उस कंडीशन में अपन कोमा में भी जा सकते हैं, ठीक है, ये परेशानी हो सकती है। तो उस कंडीशन में क्या होता है कि ये जो हार्मोन है ना, ग्लूकेगॉन हार्मोन, ये क्या करेगा, जो अपनी मसल्स और लिवर सेल में जो ग्लाइकोजन स्टोर है, उसको किस में कन्वर्ट कर देगा, ग्लूकोज में। कौन सा हार्मोन आएगा यहाँ पे, ग्लूकेगॉन हार्मोन, ठीक है। अच्छा, तो ये क्या करेगा, इसको वापस से ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में कन्वर्ट करा देगा और अपना ब्लड शुगर लेवल इंक्रीज हो जाएगा, तो अपने को कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। समझ में आया यहाँ तक? अच्छा देखो, एक चीज बताऊं, अगर तुम लोगों को देखो इतनी चीज तो समझ में आएगी कि इंसुलिन का क्या काम करता है और ग्लूकेगॉन क्या काम करता है, अभी इतना ही समझना हमारे लिए जरूरी है, बाकी तो अपन एंडोक्राइनोलॉजी में पढ़ेंगे, ठीक है। और जो क्या नाम है, इसने आंसर दिया था, क्या नाम है इसका, मुवाशरा ने जो आंसर दिया था, उसका आंसर भी बहुत अच्छा था। उसके बारे में भी अपन एनाबॉलिक हार्मोन क्यों बोलते हैं, उसके बारे में भी अपन आगे जाकर के डिस्कस करेंगे इसको, ठीक है। चलो आगे अपन बात करते हैं, यहां तक सबको समझ में आया? तो ये बात तो थी अपनी, किसकी बात थी ये, एंडोक्राइन सिस्टम का जब ये पार्ट है तब किस तरीके से काम कर रहा है, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि एक्सोक्राइन सिस्टम का पार्ट है, मतलब डाइजेस्टिव सिस्टम का जब पार्ट है पेनक्रियास, तो वो कैसे काम करता है। जब पेनक्रियास डाइजेस्टिव सिस्टम का पार्ट है, तो पेनक्रियास में अपन ने डक्ट पढ़ी ना, पेनक्रिएटिक डक्ट या फिर डक्ट ऑफ विर्सन पढ़ी हमने पेनक्रियास में, कि पेनक्रियास की एक डक्ट होती है, डक्ट ऑफ विर्सन या पेनक्रिएटिक डक्ट। तो उस पेनक्रिएटिक डक्ट के थ्रू एंजाइम्स आते हैं, उस पेनक्रिएटिक डक्ट के थ्रू क्या आएंगे भाई, एंजाइम्स आएंगे, डिओडिनम में आएंगे भाई एंजाइम्स। पेनक्रिएटिक जूस कहाँ होता है सीक्रेट, डिओडिनम के अंदर ही तो होता है। तो उस पेनक्रिएटिक डक्ट के थ्रू वो जो एंजाइम्स हैं वो कहाँ आएंगे भाई, स्मॉल इंटेस्टाइन में या डिओडिनम में आएंगे, ठीक है। तो पेनक्रिएटिक जूस जो है उसमें कई सारे हमारे एंजाइम्स होते हैं। अब हमको वही पढ़ना है कि पेनक्रिएटिक जूस में कौन कौन से एंजाइम्स होते हैं। पहले तो मुझे ये बताओ कि इसका हेट्रोक्राइन नेचर समझ में आया? हेट्रोक्राइन नेचर इसका समझ में आया? इसका हेट्रोक्राइन नेचर समझ में आ गया भाई, इजी हेट्रोक्राइन क्यों बोल रहे हैं इसको अपन? यस, बहुत बढ़िया। ओके,
चलो तो फिर अपन आगे बात करते हैं। अब अपन आगे बात करेंगे भाई पैनक्रियाज में पैनक्रिएटिक जूस के बारे में अपन बात करते हैं। पैनक्रिएटिक जूस के कंपोजिशन के बारे में बात करेंगे हम। कंपोजिशन ऑफ पैनक्रिएटिक जूस कि पैनक्रिएटिक जूस में क्या क्या होता है अपने को ये जानना है। अच्छा, पैनक्रिएटिक जूस में देखो एक चीज बताऊं, सबसे पहले तो पैनक्रिएटिक जूस में जो होते हैं कार्बोनेट्स होते हैं, कार्बोनेट्स आयंस होते हैं या कार्बोनेट सॉल्ट्स बोल सकते हो, ठीक है, कार्बोनेट सॉल्ट्स या कार्बोनेट साइंस बोल सकते हो, ठीक है। आगे लाइट चलो बढ़िया। ठीक है, अच्छा इनका फंक्शन क्या है भाई, कार्बोनेट सॉल्ट्स या कार्बोनेट साइंस का फंक्शन क्या है भाई? कार्बोनेट्स, सॉरी बाइकार्बोनेट्स, यहाँ पे बाइकार्बोनेट्स कर लेना है, बाइकार्बोनेट्स होते हैं भाई, बाइकार्बोनेट सॉल्ट्स या बाइकार्बोनेट साइंस, है ना। बाइकार्बोनेट साइन जानते हो, ये होते हैं शायद SCO3-, इनको बाइकार्बोनेट आयंस बोलते हैं। इनका फंक्शन जानते हो क्या होता है भाई? कोई बताएगा बाइकार्बोनेट्स का फंक्शन क्या होता है? नहीं, चलो मैं बता देता हूं। ये क्या करते हैं, ये बाइल जूस को बेसिक बनाते हैं, ठीक। बाइल जूस का जो पीएच होता है वो लगभग 7.6 7.8 तक होता है, ठीक है, स्लाइटली बेसिक है ये भी, 7.6 से 7.8 तक होता है, ठीक। इसका काम क्या है, इसका काम क्या है भाई? देखो बाइल जूस बोल रहा हूँ, सॉरी पैनक्रिएटिक जूस है, ये पैनक्रिएटिक जूस है, बाइल जूस की तो बात पहले ही खत्म हो गई, ये पैनक्रिएटिक जूस है, ठीक है। इसका काम क्या है भाई, ये बेसिक पीएच का काम क्या है भाई? देखो बाइल जूस ने क्या किया था, जो अपना एसिडिक फूड मटेरियल स्टमक से आया था उसको न्यूट्रलाइज कर दिया था भाई, ठीक है। अब ये क्या करेगा, ये बेसिक मीडियम प्रोवाइड कराएगा, ठीक, ये अपने फूड को बेसिक मीडियम प्रोवाइड कराएगा, ठीक। तो जब स्मॉल इंटेस्टाइन में बाइल जूस और पैनक्रिएटिक जूस उसके साथ मिल जाते हैं, अपने फूड के साथ मिल जाते हैं, तो फूड को हम क्या बोलने लग जाते हैं? काइम, काइल। काइल क्या है भाई? बेसिक फूड इन स्मॉल इंटेस्टाइन। बात समझ में आ रही है? देखो स्टमक में क्या था, फूड एसिडिक था, ठीक है, स्टमक में HCl के मिलने से फूड क्या हो गया था? एसिडिक हो गया था। तो अपन ने उस फूड को क्या बोला था? काइम बोला था, ठीक है। फिर डियोडिनम में एसिडिक फूड आया, उस फूड के साथ क्या मिला भाई? बाइल जूस मिला। तो बाइल जूस ने उस फूड में जो प्रेजेंट एसिड था उसको न्यूट्रलाइज कर दिया, ठीक है। अब उसी फूड के साथ, उस न्यूट्रलाइज फूड के साथ क्या मिल गया भाई? अपना पैनक्रिएटिक जूस मिल गया। पैनक्रिएटिक जूस का पीएच कैसा है? बेसिक है। तो पैनक्रिएटिक जूस ने उस फूड को क्या कर दिया भाई? उस फूड को बेसिक बना दिया। उस बेसिक फूड को हम क्या बोल रहे हैं? काइल। समझ में आया? बोलो जल्दी से, यस और नो बोलो यार, मजा नहीं आता ऐसे, हाँ या ना बोलो। ओके चलो, तो यहाँ पे मैं कुछ क्वेश्चंस पूछ रहा हूँ, मेरे क्वेश्चंस के आंसर देना। कोई हैंड रेज करो जिससे मैं बात कर सकूं, जो मेरे आंसर्स देगा। बोलो, जो अब तक पढ़ाया उसी में से पूछूंगा, आगे नहीं पूछूंगा, ठीक है। रेज योर हैंड, कौन देगा? इतना टाइम मत लगाया करो यार, 2 मिनट बचे हैं बस, जल्दी से कोई एक हैंड रेज कर दो जल्दी। कोई नहीं कर रहा, सब नालायक हो क्या? आस्था अनम्यूट कर। यस सर। ओके चल, अब मैं कुछ क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, वो बताती जाना, तू बता देगी मुझे पता है, ठीक है। माउथ में जो फूड था उसको अपने क्या बोला था? बोलस। फूड इन माउथ, क्या बोला था इसको अपन ने? बोलस। बोलस। ओके ओके, फूड इन स्टमक? काइम। टाइम, नेचर कैसा था इसका?
एसिडिक, Acidic. ओके। फूड इन स्मॉल इंटेस्टाइन, Chyle. CHYLE होता है ना ये, काइल। नेचर, Basic. बेसिक, ओके। अच्छा, बोलस का नेचर, Bolus. देख बोलस का Neutral. नेचर अपन डिफाइन नहीं कर सकते एसिडिक या बेसिक। देखो क्या होता है कि जब अपन खा रहे होते हैं, खाना खा रहे होते हैं, उस वक्त क्या होता है कि भाई अपने मुंह में जैसे अपने अपन जो खाया है अपन ने उसके कंपोजिशन पे डिपेंड करता है। अगर अपन ने मीठा खाया है तो वो फिर एसिडिक हो जाएगा, ठीक है। और अगर अपन सपोज कोई सॉल्टी फूड खा रहे हैं, ठीक, नमक वाला कुछ खा रहे हैं, तो वो फिर बेसिक हो जाएगा। लेकिन अपनी सलाइवा का पीएच जो होता है वो एसिडिक रहता है, ठीक है। अपनी सलाइवा का पीएच एसिडिक रहता है, और अपनी सलाइवा का पीएच एसिडिक होता है इसलिए ही उसमें सैलिवरी अमाइलेज एक्टिव हो पाता है, अदरवाइज सैलिवरी अमाइलेज काम नहीं कर पाएगा। क्लियर है? Yes. क्लियर है यहाँ तक? Yes, ठीक, sir. यही चीजें मैं पूछ रहा था। अच्छा, वी हैव लेस देन 1 मिनट, तो सभी को इसी लिंक से वापस ज्वाइन करना है, ठीक है। अपनी आधे घंटे की 20-25 मिनट या आधे घंटे की क्लास अपन और करेंगे। क्लियर है? 1 मिनट Yes, से भी sir. कम टाइम है, तो अपन वापस से ज्वाइन करना सभी। रिकॉर्डिंग